गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, क्या चल रहा है? और सब सही चल रहा है? यस मैम। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? राहुल, सब बढ़िया चल रहा है? लाइट का आना जाना तो लगा ही रहेगा इस मौसम में तो। मैम बड़ी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है लाइट। हिमाचल में तो करती होगी ज्यादा, है ना? नहीं मैम, आज तो बारिश भी नहीं है। सुबह हुई थी, अब तो हुई भी नहीं। तब भी सुबह तो थी लाइट, अब पता नहीं क्या कर दिया इन्होंने। अब गुड नहीं आ रही? इवनिंग मैम। राहुल, लाइट नहीं है अब? मैम कभी आ गर्मी रही है? है कभी जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। फोन आ करो भी रही उनको, है तो बोलो बड़ी कि डीम आ रही है। बीमारी होगी। हाँ, ये हो जाता है कई बार, हमारे यहाँ भी हो जाता इनको पता है ना, तक करंट पढ़ रहे हैं हम। है। हाँ, पर तुम पढ़ रहे हो, बट तुम इतने जोश में मत आ जाना कि लाइट ठीक करने चले जाओ। ठीक है? नैतिक भी आ गया, मैम विशाल भी आ संडे को गया। फिजिक्स का टेस्ट क्यों नहीं है? फिजिक्स अकेले आएगी अगले संडे। ठीक है। यस मैम। पढ़ाई का अब तुम्हें एक्स्ट्रा शेड्यूल के बारे में भी पता चल गया होगा भाई। आपकी 2 जून से एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। 11th की तैयारी कराएंगे, है ना? तो जिन बच्चों का 11th वीक है, 11th पढ़ेंगे 2 जून से। तो मैं पता है कौन कौन से चैप्टर कराऊंगी 11th के। गुड इवनिंग। कौन कौन से चैप्टर कराएंगे? 11th का भी चलेगा साथ साथ में, है ना, सुबह। तो सुबह हम लोग 11th पढ़ेंगे, तो ये तो बताओ कौन कौन से चैप्टर पढ़ा रही हूँ मैं। फूड इवनिंग। हाँ, मैंने तो खा लिया फूड। फूड इवनिंग ये मेरी। नहीं, थर्मो तो नहीं पढ़ रहे। हाँ, मैं तुम्हें कराऊंगी पहले तो 1D मोशन। पहले ये बताओ, 1D मोशन में तुम्हें दिक्कत है, तकलीफ है 1D में? 1D 2D और फिर रिलेटिव मोशन, और फिर उसके बाद मैं ग्रेविटेशन कराऊंगी। ये 4 चैप्टर सोचे हैं। थर्मो और केटीजी इजी है बहुत, है ना? एक बार मैकेनिक्स पार्ट कवर कर लो। हाँ, 2D रिलेटिव। 1D छोड़ दे फिर? 1D में वैसे एक दिन ही रखा है, 1 1.5 घंटे, जिसमें हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी रह गया था ना लास्ट टाइम। तो हम लोग पहले मोशन अंडर ग्रेविटी कवर करके फिर अपना 2D मोशन पे चले जाएंगे। 2D में रिलेटिव मोशन कवर करेंगे, रेनमैन प्रॉब्लम्स, और कौन सी होती है, स्विमर वाली होती है एक, है ना, रिवर स्विमर वाली, रिवर वो में। वाली कर लेंगे। ये कुछ प्रॉब्लम्स करके फिर हम लोग ग्रेविटेशन कवर करेंगे। ठीक है? तो ग्रेविटेशन सबसे ज्यादा, मतलब हर साल एक सवाल तो 101% आता है ग्रेविटेशन। तो वो वर्क पावर एनर्जी मैंने सोचा था कराने के लिए कि वर्क पावर एनर्जी कराऊंगी, बट वर्क पावर एनर्जी से इतना आता नहीं है ना चैप्टर से। तो वो हम कभी बाद में कर लेंगे, अभी वही करेंगे। कौन कौन नहीं आया है? आरुष आ गया, अंजलि आ गई। आदर्श कहाँ गया ये? हाँ, नाम रखने वाले ने भी प्रॉब्लम ही बोला है। ये दिल्ली वाले बच्चे कहाँ गए आज? ये दिल्ली के एक भी नहीं आया। एक आया है।
दिल्ली के कहाँ रह गए? गर्ग, गौरव, आर्यन, समीर। ये दिल्ली वाले बच्चे इतनी लेट क्यों हो गए भाई? समीर, अंजलि भी नहीं आई आज? अंजलि आई है, ठीक है। ये रिया क्यों नहीं आ रही है? रिया जा रही है भाई, एक ही बच्चे का क्या करें हम लोग? श्रुति तो आई हुई। राहुल, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम तो आए बैठे हो। लिंक किसका ओपन नहीं हो रहा है ये? देखो, 5 मिनट तो ऐसे ही ऊपर हो जाते हैं यार, तुम लोग क्या करते हो? चलो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आना होगा, आ जाएंगे। तुम्हारी तो आज मैथ की क्लास भी नहीं थी, फिर भी तुमसे आया नहीं गया क्लास में। सुमित, इतनी लेट क्यों आए हो? मैम लिंक ओपन ही नहीं हो रहा था। बाकी भी नहीं दिख रहा दिल्ली का कोई। समीर, तुम्हारे साथ भी इशू आया है क्या? चलो हम लोग क्लास शुरू करते हैं, तुम लोग तो नहीं आओ। अब जैसे ये बच्चे ज्वाइन करेंगे ना, ये लेट वाले, क्लास ही ज्वाइन नहीं हो रही बच्चों की। भाई बच्चों की क्लास नहीं हो रही, रुक जाओ। हाँ, फिर तुम लोग कैसे ज्वाइन करके आए हो? बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, इनसे ज्वाइन नहीं हो रही।
सॉरी बेटा, एक बार बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। ठीक है, 5-6 बार के बाद आया। ठीक है, चलो। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ ली थी, मोबिलिटी पढ़ ली थी, है ना। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? ओम्स लॉ से, है ना। हमारा ओम्स लॉ है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो ओम्स लॉ क्या कहता है। पहली बात तो ओम्स लॉ किस किस के लिए वैलिड है? ओम्स लॉ किस के लिए वैलिड है बेटा? सबसे पहली बात, ओम्स लॉ सिर्फ कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स के लिए वैलिड है ना। ओम्स लॉ को कंडक्टर्स ही फॉलो करते हैं, सेमीकंडक्टर वगैरह ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे दो टर्मिनल्स के अक्रॉस, जो करंट है वो कैसे बढ़ेगा? डायरेक्टली बढ़ेगा, है ना। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कैसे बढ़ेगा? डायरेक्टली बढ़ेगा। जैसे जैसे आप धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे ही आपका जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का समझ गए ना कि V के साथ साथ कैसा ग्राफ आएगा करंट का, मतलब कैसे कैसे बढ़ेगा? डायरेक्टली बढ़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन आएगा। अब देखो R क्या है? कांस्टेंट हटाओगे तो एक R कांस्टेंट आया, जिसे आप क्या बोलते हो? रेजिस्टेंस, है ना। R क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो गया तुम्हारा? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की अब देखो कुछ खासियत है, किस किस चीज पे डिपेंड करेगा और किस किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो बताओ रेजिस्टेंस बेटा किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? लेंथ एंड एरिया। एरिया। रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है, ऑन फर्स्ट किस पे? ज्योमेट्री, है ना, ऑफ वायर, जो आपने वायर लेंथ ली है उस पर, ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। दूसरा और किस पे डिपेंड करेगा बेटा? मटेरियल, है ना, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कि कौन सा कंडक्टर लिया है उस पर भी डिपेंड करेगा। और किस किस चीज पे डिपेंड करेगा बेटा? थर्ड, टेम्परेचर पे। किस पे? टेम्परेचर पे। इन तीन चीजों पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, यानी कि आपका लेंथ क्या है, एरिया क्या है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर मतलब कौन सा कंडक्टर लिया है, और तीसरा टेम्परेचर। इन तीन चार चीजों पे तुम्हारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। हाँ गर्व, अभी तक कुछ नहीं हुआ, मैंने ज्यादा पढ़ाया भी नहीं, अभी बस हम ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर, कि मतलब आपका ओम्स लॉ कंडक्टर ही फॉलो करते हैं, जो कंडक्टर्स होंगे उनके लिए ही ये लॉ एप्लीकेबल है। और इस लॉ को बेटा अब एक बार बताओ, क्या ये लॉ आपका हाई टेम्परेचर पर वैलिड है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। कब वैलिड नहीं होगा बेटा ओम्स लॉ? मैम हाई वोल्टेज, हाई टेम्परेचर, हाई करंट। पढ़ाया था ना ये, हाई टेम्परेचर, हाई वोल्टेज, हाई करंट। हाई करंट, वेरी गुड, हाई करंट। इन पॉइंट्स पे तुम्हारा ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करेगा वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करेगा? ज्योमेट्री, मटेरियल और टेम्परेचर, इन तीन चीजों पे। फिर बेटा देखो यहाँ पे ओम्स लॉ का ग्राफ है V और I का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। अभी हमने देखा कि जैसे जैसे V बढ़ाओगे I जो है लीनियरली बढ़ेगा, तो लीनियर ग्राफ आया। अब देखो इस ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे V अपॉन I का, तो क्या देगा? V इक्वल्स टू आई आर होता है, स्लोप निकालोगे V बाई आर, क्या देगा बेटा? V बाई आई क्या देगा? R। तो यानी वी आई ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो याद रखना अगर V इस वाई एक्सिस पे है, I तुम्हारा एक्स एक्सिस पे है, तो यानी वी आई ग्राफ हमेशा ऐसे आता है, वी आई ग्राफ, ठीक है। और इसका जो तुम्हें स्लोप होगा वो क्या देगा? क्या देगा इसका स्लोप? रेजिस्टेंस की वैल्यू। मान लो अगर ये थीटा मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है और मैं तुमसे बोलूं कि मुझे बताओ कि ये जिस भी वायर के लिए ये स्लोप बनाया है उसका रेजिस्टेंस कितना है, तो सीधा क्या लिखोगे तुम? tan 30 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। बोलो ठीक है? यस मैम।
ये तुम्हारा रेजिस्टेंस। यस मैम। अब देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, एक टर्म आई रेजिस्टेंस, फिर एक टर्म होती है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या है भाई? रेजिस्टिविटी है एक मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी। देखो रेजिस्टिविटी इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। मतलब कॉपर की, अगर आप किसी कॉपर का मटेरियल ले रहे हो तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो रेजिस्टिविटी अलग होगी। अगर मान लो आपने आयरन का मटेरियल लिया है, उसकी रेजिस्टिविटी कुछ अलग होगी। मतलब ये एक किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसको हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे। और ये काम क्या करती है? ये बताती है कि कितना स्ट्रांगली वो मेटल करंट को रेजिस्ट करेगा, है ना। रेजिस्टिविटी क्या बताएगी कि अगर पर्टिकुलर मटेरियल में से करंट फ्लो कर रहा है तो वो कितना स्ट्रांगली करंट को रेजिस्ट कर रही है, वो क्या बताएगी? रेजिस्टिविटी बताएगी। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। लेंथ क्या है बेटा? लेंथ ऑफ कंडक्टर। और A क्या है भाई? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कंडक्टर। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब यहां से देखो आपकी रो की यूनिट क्या बनी? ओम मीटर। तो रो की यूनिट क्या है आपकी? रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर। अब बताओ रेजिस्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करेगी भाई? रेजिस्टिविटी किस किस पे करेगी? रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ रेजिस्टिविटी देखो, नहीं यही तो टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी बेटा किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की, है ना। अगर मान लो आपके पास एक आयरन है, मैंने उस आयरन का आपको छोटा सा पीस कट करके दे दिया, क्या अब ये आयरन की प्रॉपर्टी है? तो आप अगर आयरन का छोटा सा भी एक स्पेसिमेन लोगे, उसकी प्रॉपर्टीज जो बड़ा आयरन है ना उससे मैच करती है ना। आप कभी भी देखना सैंपल के लिए छोटी चीजें भेजते हैं ना, तो उसका मतलब क्या है? ये कुछ ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो हर मटेरियल में सेम रहेगी, चाहे आप कितने भी शेप एंड साइज का ले लो। तो रेजिस्टिविटी आपकी किस पे डिपेंड नहीं करेगी? शेप, साइज, लेंथ, एरिया, इस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो किस पे डिपेंड करेगी फिर रेजिस्टिविटी? तो देखो रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी बेटा किस पे? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे। और किस पे डिपेंड करेगी? आपका मटेरियल क्या है, राइट? बोलो। यस। मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब देखो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करेगी, ये याद रखना। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में बस यही फर्क है, रेजिस्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी नहीं करती। याद रहेगा? वेरी गुड। अब देखो तुम्हारे पास कितने तरीके के मटेरियल्स होते हैं? बताओ आपके पास कितने मटेरियल्स होते हैं भाई? एक तो आप बोलोगे कि मैम क्या होता है? मेटल्स होते हैं जिसे हम कंडक्टर बोलते हैं, राइट? मेटल्स। फिर क्या होंगे भाई? सेमीकंडक्टर्स, करेक्ट। तीसरा क्या होता है? इंसुलेटर। फोर्थ टाइप का और इंक्लूड कर लो, अलॉय। ठीक है, अलॉय। अच्छा, अब बताओ टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अभी तो पता चल गया कि रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। बेटा मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि खुद बताओ, अगर हमारे पास कंडक्टर है, अगर मैं इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रही हूं तो बेटा रेजिस्टिविटी के साथ क्या होगा? राहुल बताओ। मैम इंक्रीज होगी। क्यों? एकदम सही बोला, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। क्यों होगी? कोई बताएगा? मैम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। हाँ, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है ना, पर बढ़ी क्यों? घट भी तो सकती थी। कोलिजन बढ़ा ना मैम। वेरी गुड संदीप, सही बोला। तो देखो बेटा क्या होगा, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? तुम्हारे एटम्स के साथ क्या कर रहा है? कोलिजन कर रहा है ना। तो मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या हो जाएगा? और रैंडम मोशन हो जाएगा। तो वो बार बार क्या करेगा? कोलिजन करेगा, है ना। तो बार बार कोलिजन होगा तो उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम घट गया, कोलिजन ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि वो कोलिजन कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी? रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। सही है भाई। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो बेटा सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर आपके कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो किससे बनते हैं? जिनके पास क्या होता है? ऐसे समझो कि उनके पास कोवलेंट बॉन्डिंग से बनाए जाते हैं कुछ मटेरियल्स। ठीक है,
किससे बनाए जाते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग से। अब एक बात बताओ, अगर कोवलेंट बॉन्डिंग में आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो बॉन्डिंग क्या होगी? रिया, टूट जाएगी। अगर कोवलेंट बॉन्ड है और आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे ना, वीक हो जाएंगे। तो बेटा अगर कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या काम करेंगे? कंडक्टिविटी को बढ़ाने का। बोलो, करंट किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए तो कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है भाई, रीजन समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है, अब आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर का ये है कि हम टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी पे कोई ग्राफ बना ही नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, फिर आता है फोर्थ, अलॉय। अलॉय क्या होता है, कोई बताएगा? कोई एग्जांपल देगा अलॉय का? मैम जैसे हमारे बस हाँ, कौन सा नाम बताओ? अमेलगम होता है जैसे। एल्यूमिनियम, हाँ, स्टील, एल्यूमिनियम, हाँ, स्टील, ब्रास। ब्रास हो गया, है ना, टिन हो गया, ब्रास, टिन, ये किसके एग्जांपल है? सब अलॉय के। बट कुछ ऐसे अलॉय हैं जो टेम्परेचर पे क्या है, उनकी रेजिस्टिविटी डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ग्राफ देखो, ये बेटा किस किस के बीच में ग्राफ है? रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ मटेरियल्स में क्या होगी? देखो, इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज, इंक्रीजिंग। सेमीकंडक्टर्स में क्या होगी भाई? डिक्रीज होगी। तो देखो ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अलॉयज में, अलॉयज में कैसा ग्राफ आ रहा है? कांस्टेंट ग्राफ। कांस्टेंट का मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसके केस में बेटा? अलॉयज के केस में। बोलो, अलॉयज के नाम सुनो, कौन कौन से हैं जो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी? एक तो नाइक्रोम, लिखो ये अपनी नोटबुक में, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन, ये तीन तुम्हारे अलॉयज के नाम हैं जो तुम्हारे रेजिस्टिविटी पर, मतलब टेम्परेचर जिनकी रेजिस्टिविटी पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, अलॉयज ये हो गए तुम्हारे, तो ये ग्राफ हो गए। अब देखो बेटा, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। अब आप एक काम करो, जरा रेजिस्टिविटी का रिलेशन निकालो। आपको फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड किस किस के बीच में? रिलैक्सेशन टाइम के बीच में। कर पाओगे? रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो देखो कैसे करेंगे भाई। बेटा आपके पास आई किसके बराबर होता है? फ्रॉम ओम्स लॉ, डेल वी बाय आर। बोलो, करेक्ट। आई अभी तुमने निकाला है, टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? एन ई ए वी डी इक्वल्स टू डेल वी बाय आर। बोलो, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? ई, बोलो अनम्यूट करके। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एम। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रख दिया। अब देखो डेल वी, वी क्या है भाई? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को किसके टर्म में रखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। क्या लिखेंगे? अगर मान लो मेरा ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ बेटा एल है, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी, मतलब बैटरी लगाई वी की, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुआ ई हो गया। तो ये वोल्टेज किसके बराबर होगा? ई इंटू एल। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या है? अभी तुमने निकाला है रो एल अपॉन ए, तो एरिया में ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रही है, इसके लेंथ से इसका लेंथ कट गया, एरिया से एरिया कट गया। तो देखो रेजिस्टिविटी किसके बराबर आ गई? m अपॉन एन ई स्केयर टाउ आ गई। जरा देखो, बोलो, ये रेजिस्टिविटी का क्या है? टाउ के टर्म्स में रिलेशन है। अब खुद बताओ, अगर रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, बढ़ेगा तो टाउ, मतलब रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी?
मैम डिक्रीज। डिक्रीज होगी मैम। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, है ना, रिलैक्सेशन टाइम घट गया, तो हमारी रेजिस्टिविटी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया। तो रेजिस्टिविटी क्या है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। ठीक है, बोलो। तो ये तुम्हें याद रखना है पूरा रिलेशन, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर बाय टाउ, याद रहेगा। दूसरा रिलेशन क्या है, किसके बीच में निकालोगे रिलेशन, बताओ, यहाँ पे बताओ किसका रिलेशन आएगा अब, रिलेशन बिटवीन किसका, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। करो सेटअप, कर सकते हो। देखो, जे का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जे क्या है, करंट डेंसिटी। लिया तुमने, कल की क्लास नहीं ली थी ना, तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। गर्व कहाँ गया, ये गर्व भी चला गया है। ठीक, तो देखो, गर्व बता, जे की वैल्यू क्या होती है, जे इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोलो, जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होती है भाई, एन ई ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन एरिया, तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया। तो देखो, जे की आपके पास एक वैल्यू आ गई, एन ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रखो यहाँ पे, क्या होता है, ई बाय एम इंटू टाउ, यही हो गया। तो देखो क्या बना, जे इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ बाय एम। जरा इसमें से देखो कुछ टर्म रेजिस्टिविटी बन रही है क्या, ये वाली टर्म, देखो, तो ये किसके बराबर हो गया, J इक्वल्स टू 1/ρ इंटू ई। बोलो, आ गया ये रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रेजिस्टिविटी। बेटा 1 बाय रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। नहीं वो तो है जब हमारे पास अलग अलग होता है, ठीक है, वो तो केस स्पेशल में बनता है। तो 1 बाय रेजिस्टिविटी बेटा कंडक्टिविटी के बराबर होती है ना, मतलब रेजिस्टिविटी क्या कह रही है कि करंट फ्लो करने में जो दिक्कत आएगी वो रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी क्या कह रहा है कि कितना करंट फ्लो कर पा रहा है, वो कंडक्टिविटी है। गर्व वो स्पेशल केस में लेते हैं जब एरिया वेक्टर और करंट सेम डायरेक्शन में नहीं होते। जनरल फॉर्मूला ये है ना। तो 1/ρ इक्वल्स टू कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का साइन क्या है, सिग्मा। ठीक है, कंडक्टिविटी का साइन है सिग्मा। तो देखो मैं जे को और क्या लिख सकती हूँ, सिग्मा ई लिख सकती हूँ। तो तुम्हारे पास यहाँ पे ये दो फॉर्मूले आ गए हैं जे के, जो तुम्हें याद रखने हैं। और डेंसिटी का फॉर्मूला भी लिख देती हूँ यहाँ पे, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, याद रहेगा। ठीक है भाई, अच्छा, अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया जा रहा है, चलिए। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 5 ओम। अब देखो एक रेजिस्टेंस है जिसकी 5 ओम है, ठीक है, वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम है। अब मैं उस वायर को बेटा 5 टाइम्स स्ट्रेच करती हूँ उसकी ओरिजिनल लेंथ से, मतलब मैं उस वायर को खींच रही हूँ, उसकी जो लेंथ है 5 गुना बढ़ जाती है। तो बेटा क्या होगा, तो देखो एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, रो एल अपॉन ए। अब एक बात बताओ बेटा, अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे तो एरिया पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, यस। हाँ आदर्श, वेरी गुड। अगर आप लेंथ को बढ़ाएंगे तो एरिया पे इफेक्ट आएगा, है ना। तो इस केस में बेटा क्या कहते हैं, आपके पास आपको वॉल्यूम इनिशियल इक्वल्स टू वॉल्यूम फाइनल, ये सेम रहती है, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। अगर मान लो आपके पास यहाँ तो दे दिया लेंथ में, अगर सवाल में दे देते कि आपका जो ओरिजिनल एरिया है वो 2 टाइम्स घट गया, डिक्रीज हो गया, तो भी आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला यूज करना है कि इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम रहती है, वॉल्यूम में कुछ भी चेंज नहीं होता। तो देखो अब ये क्वेश्चन मुझे लेंथ में पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, आर को क्या फॉर्म में लिख लू,
ऊपर एल से मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में भी एल से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? अब मैंने इस क्वेश्चन को सिर्फ किस में चेंज कर लिया? अब बताओ यहाँ पर कितने वेरिएबल है बेटा इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में? जो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है इसमें वेरिएबल क्या है, क्या क्या चीज वेरी कर सकती है बताओ? मैम डायमेंशन के चेंज होने पे, डायमेंशंस के चेंज होने पे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, बस क्या चेंज होगा? लेंथ, है ना? तो लेंथ चेंज होगी। तो अपने इस रेजिस्टेंस को इस फॉर्मूले में चेंज कर लेना जब भी आपसे ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की बात करे। तो देखो ये आर है आपका, अब आर डैश निकालना है, तो आर डैश क्या हो जाएगा? रो इंटू एल डैश अपॉन वॉल्यूम। तो एल डैश कितना है? 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ का स्केयर अपॉन वॉल्यूम। आर डैश कितना आ गया भाई? 25 इंटू रो एल स्केयर बाय वी। और ये कौन सा रेजिस्टेंस है? पुराने वाला। आर डैश किसके बराबर आया? 25 आर के। आर कितना गिवन है भाई? 5। तो कितना आंसर आ गया? 125। ठीक है, 125 आ गया। अब एक बार बताओ, अगर बेटा एरिया में चेंज पूछा होता तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते? तो रेजिस्टेंस देखो क्या है? रो एल अपॉन ए। अगर हमें एरिया दिया होता कि एरिया 2 टाइम घट गया, ध्यान से सुनो, एरिया 3 टाइम घट गया, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते? आर इक्वल्स टू रो एल। अब ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली टर्म्स किस में बन जाएगी? वॉल्यूम में। तो मेरे पास एक वेरिएबल रह जाएगा, देखो रो ऊपर वॉल्यूम अपॉन एरिया का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में कितने वेरिएबल है जो रेड लाइन से लिखा हुआ है? ओनली 1, एरिया। वॉल्यूम नहीं बदलेगा, डेंसिटी रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, एरिया बदलेगा। तो ये 2 फॉर्मूले याद रहेंगे। कौन सा कब यूज करना है? देखो ये, बोलो बच्चों। सादिया? यस मैम। ठीक है। ये वाला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीवाई क्यू है ये। एक यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर है जो करंट 2 एम्पियर लेके फ्लो करा रही है। बैटरी कितनी है? 3.4। मास दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, रेजिस्टिविटी दी हुई है। पूछा है लेंथ ऑफ द वायर निकालो। तो रेजिस्टेंस क्या है? रो एल अपॉन ए। आपके पास रेजिस्टिविटी है? बिल्कुल है। करंट दिया हुआ है, आई भी दिया हुआ है और वी भी दी हुई है। ठीक है, तो यहां से रेजिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारे पास V इक्वल्स टू आई आर, से आर आ जाएगा। और क्या पूछा है? यहाँ पे आर लिख लो, V बाय आई। ठीक है, V बाय आई। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई तुम्हारी। V भी गिवन है, आई भी गिवन है, मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है, रेजिस्टिविटी निकालनी है। कैसे निकालोगे बताओ? लेंथ निकालनी है। एरिया कैसे निकालोगे? हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। और मैं वॉल्यूम को मास बाय कर सकती हूँ। ठीक है, डेंसिटी भी तो गिवन है। डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तुम्हें वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। तुम्हें देखो मास गिवन है, डेंसिटी गिवन है, यहाँ से क्या आ जाएगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम। है ना? और तुम्हें और तुम्हें ऑलरेडी क्या दिया हुआ है पेपर में, इस क्वेश्चन में? हाँ, यहाँ से वॉल्यूम निकालो। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। वॉल्यूम निकाल लोगे, वॉल्यूम होती है एरिया इंटू लेंथ। तुम्हें लेंथ पूछी है, तो लेंथ एरिया की जगह V बाय एल लिख देना। जल्दी बताओ ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है? बी आ रहा है संदीप का। बाकी के बच्चे सॉल्व करो।
वॉल्यूम निकालो सबसे पहले, वॉल्यूम कितनी आई है? नहीं, गलत आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है भाई, बी नहीं है। पहले रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस कितना आया? V इक्वल्स टू आई आर करोगे तो 3.4/2, तो ये आया तुम्हारा यहाँ पे देखो, 1.7। हाँ, रो एल अपॉन ए इक्वल्स टू 1.7। ठीक है, ये डेंसिटी यहाँ से निकालोगे मास बाय वॉल्यूम करके, डेंसिटी की वैल्यू आ रही है 10⁻⁻6 आई है। सॉरी, डेंसिटी तो गिवन है, मास गिवन है, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम वॉल्यूम आ गई 10⁻⁻6। अब यहाँ से देखो L निकालो, यहाँ से L कितना बनेगा तुम्हारा, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूं तो L बन जाएगा 1.7 A अपॉन डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? L क्यूब। अब यहाँ से अब तो सॉल्व कर लो, अब बताओ फाइनल आंसर। या फिर ऐसे कर लो, देखो अगर मैं L से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये L स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1.7 एरिया इंटू लेंथ अपॉन डेंसिटी, सॉरी रेजिस्टिविटी, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम बन गया, तो इसको ऐसे कर लो अब 1.7, ये वॉल्यूम की वैल्यू हो गई 10⁻⁻6 अपॉन ये, तो L स्क्वायर निकालो भाई, रेजिस्टिविटी डेंसिटी की इसकी वैल्यू रखो, रेजिस्टिविटी कहाँ गई? 1.7 इंटू 10⁻⁸, तो L स्क्वायर आया 1.7 इंटू 10⁻⁸, रेजिस्टिविटी कितनी है? 1.7 इंटू 10⁻⁸। भाई ये कट गया, कितना आया? 100 आ गया L स्क्वायर, तो लेंथ कितनी आ गई? 10 मीटर। 10। ऑप्शन नंबर बी। बी। अच्छा, बी बोल रहे थे तुम लोग, सही आया फिर तो 10 मीटर। ठीक है, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन करो। देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से मेरी बात सुनो, इसमें दो केस आते हैं। मान लो फर्स्ट केस मैं बता रही हूँ कि अगर लेंथ को 2% से बढ़ाया, तीसरा मैं सेकंड केस देती हूँ अगर मैंने लेंथ को 20% बढ़ाया। पहले तो ये बताओ क्या आंसर वेरी करेगा, इतना तो पता ही है, 2% और 20% दिया हुआ है। तो अगर बेटा आपको 5% से कम एरर दिया हुआ है, सुनो, इफ चेंज इज लेस देन 5%, अगर 5% से कम चेंज दिया हुआ है ना, तो आप डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? देखो लेंथ में है तो रेजिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, जल्दी बताओ। रो L स्क्वायर अपॉन V, यही करूंगी फॉर्मूला यूज, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि अगर एक में चेंज दिया हुआ है तो दूसरे को कांस्टेंट कर दो, तो मैंने एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब एक बात बताओ, हम लोग जब चेंज निकालते हैं एरर में क्या करते हैं? डेल R बाय R, डेंसिटी, सॉरी मैं बार बार डेंसिटी बोल रही हूँ, इट्स रेजिस्टिविटी, डेल रो बाय रो प्लस लेंथ का देखो पावर कहाँ आ जाती है बेटा, आगे कराया है ना यूनिट एंड डायमेंशंस में, परसेंटेज चेंज में कराया है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? डेल V बाय V। अब एक बात बताओ, इनमें से कौन सी चीज है जो वेरी करेगी? क्या रेजिस्टिविटी चेंज होगी? डायमेंशंस चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। क्या वॉल्यूम चेंज होगा? वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो डेल R बाय R किसके बराबर आ गया? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ का चेंज। तो लेंथ में कितने से चेंज हुआ है? पहला देखो 2% से। ठीक है, तो क्या करते हैं? डेल L बाय L इंटू 100 कर दूं यहाँ पे, और यहाँ पर भी मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, वरना डायरेक्ट भी रख सकते थे। तो डेल R बाय R कितना से परसेंटेज चेंज हो गई भाई? 4%। ठीक है, तो कितने से चेंज हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस? 4%। बोलो 4%। ये मैंने फर्स्ट वाला किया है जब आपका 2% से कम है।
2% है। तो बेटा जब आपका 5% से लेंथ में चेंज हो, 5% से कम में, तो आप सीधा जो परसेंटेज चेंज अब तक सीखते आए हो उसमें यूनिट एंड डायमेंशंस में, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे। बोलो क्लियर है? उसका Yes, आप ma'am. डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे। और इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया, अगर 5% से कम है तो आप सीधा रेजिस्टेंस का परसेंटेज चेंज निकालोगे इस फॉर्मूले से। आर डैश का परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ का परसेंटेज चेंज। ठीक है, क्लियर है? तो देखो लेंथ में 2% था, तो रेट इसमें रेजिस्टेंस में कितना आ गया, 2 टाइम्स, तो 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, 4%। बोलो। अच्छा, अब सेकंड वाला देखो, 20%। 20% के लिए कैसे करोगे भाई, बताओ जल्दी। अब देखो, अब क्या कह रहा है कि आपकी जो लेंथ है कितने से स्ट्रेच कर दी, 20%, राइट। अब बेटा मान लो कि आपकी इनिशियल लेंथ कितनी थी, एल, तो बेटा एल फाइनल कितना हो जाएगा, एल प्लस 20% बढ़ गई ना, तो 20% कितना होगा, ये 20% ऑफ एल, तो कितना हो गया ये 1.2 एल। बोलो। हाँ, तो नई लेंथ क्या हो जाएगी, एल प्लस 0.2, है ना। देखो जीरो, आपका 20% बढ़ गया, तो ये 20% किसका बढ़ा है, 20% ऑफ एल। तो ये 20% कितना हो गया, 20/100 करोगे मल्टीप्लाई बाय एल, तो कितना आया, 0.2 ऑफ एल। तो फाइनल लेंथ क्या हो गई भाई, एल प्लस 0.2 एल विच इज इक्वल्स टू 1.2 एल। तो बेटा ये तो फाइनल लेंथ हो गई। हाँ, इनिशियल लेंथ आ गई, फाइनल लेंथ आ गई। अच्छा, अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है कि मतलब रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया है वो बताना है। तो एक बार बताओ, रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी किस पे है, फॉर्मूला देखो, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि जो आर डैश है नया रेजिस्टेंस अपॉन पुराना रेजिस्टेंस, वो डिपेंड करेगा नई लेंथ और पुरानी लेंथ। बोलो, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम पे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो शॉर्टकट में आप आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू एल डैश अपॉन एल। चलिए, एल डैश कितना है भाई, अच्छा स्केयर में है तो यू हैव टू राइट इट ऑन स्केयर, फॉर्मूले में स्केयर है, देखो स्केयर लिखेंगे। तो एल डैश कितना है, 1.2 एल का स्केयर अपॉन एल स्केयर। तो ये कितना हुआ, आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू 1.44। देखो एल स्केयर से एल स्केयर कट जाएगा, तो भाई आपका आर डैश कितना आ गया, 1.44 ऑफ आर। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, इसने अभी नया आर की, इसने नया आर नहीं पूछा, अगर नया आर पूछता तो आप आर की वैल्यू रख देते, बता देते। इसने पूछा है कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या लगाते हैं बेटा, नया आर पुराना आर डिवाइडेड बाय नया आर मल्टीप्लाई बाय 100। बोलो, परसेंटेज चेंज सिखाया है यूनिट एंड डायमेंशंस में। हाँ, स्क्वायर लगाया तो है। ठीक है, तो आर डैश कितना आया, 1.44 आर माइनस आर अपॉन आर मल्टीप्लाई 100। बेटा कितना आया, 0.44 आर अपॉन आर, ऐसे बनेगा ये, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 44% आ गया। बोलो, Yes. समझ आया क्या किया है। बस आपने नई लेंथ निकालनी है, नई लेंथ निकाल ली, उसके बाद फॉर्मूला देखो, एल स्केयर है तो आर डैश अपॉन आर, एल डैश अपॉन एल, तो नया फॉर्मूला रख दिया, वहां से आर डैश आ गया, उसके बाद परसेंटेज चेंज। सही है, परसेंटेज चेंज निकाल लिया। किस किस को समझ में आ गया, लड़कियों आया समझ, अंजलि, कृतिका, हर्षित, Yes, ma'am. हर्षित समझ आ गया बेटा। Yes, ma'am. अच्छा, अगर 10% है तो निकाल के बताओ कितना चेंज आएगा, जल्दी करो। अगर लेंथ में 10% चेंज आया है तो कितना परसेंटेज आएगा इसमें, रेजिस्टेंस में, 21%। किसने बताया ये, मैम मैंने सुमित। हम्म,
ठीक है, तो बस तुम्हें क्या करना है भाई, 10% से चेंज हुआ है तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी? 20, 20। 21, नई लेंथ 21 1.1 बेटा। 10% है तो 10/100 करोगे तो 0.1 आया ना, 0.1 L, तो 1.1 L हो गई ना। तो 11 × 11 करोगे तो कितना आएगा? 121। 121 में से फिर वो R घटाओगे तो सिर्फ 21% आ गया ना, सीधा सीधा। ठीक है, वेरी गुड। आर्यन गर्ग सही आया, सुमित का भी सही आया। फ्रेंड्स समझ में राहुल कहाँ गया? ये राहुल कहाँ चला गया? राहुल समझ आ रहा है बेटा? राहुल उड़ गया राहुल। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, PYQ। देखो अब इसमें क्या है, एक ऐसा सिलेंडर है जिसके इनर एंड आउटर डायामीटर्स हैं, तो कैसे सॉल्व करोगे? फॉर्मूला तो वही रहेगा रेजिस्टेंस का, L/A। लेंथ भी गिवन है, रेजिस्टिविटी भी गिवन है, तो एरिया कैसे निकालोगे बेटा? यहाँ पे अब की बार एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई R2 - R1 का स्क्वायर। बोलो, आउटर और इनर रेडियस माइनस कर दोगे ना, पाई 8 - 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 8 में से 4 गए तो 4, 4 4 जा 16, तो 16 पाई स्क्वायर आई थिंक। मल्टीप्लाई बाय, देखो mm में है तो SI यूनिट में कन्वर्ट करना कभी मत भूलना, तो SI यूनिट में कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6। ठीक है, हम डायमीटर दिया हुआ है मैम। ओके। तो ये 2 और 4 होगा ना, फिर तो डायमीटर है तो 2 और 4, तो फिर 4 हो गया है ना, 4 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये एरिया। मैम एरिया तो पाई आर टू का होल स्क्वायर, मतलब उसका स्क्वायर माइनस उसका स्क्वायर होगा ना, होल का थोड़ा ना होगा। कैसे? पाई R स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। हाँ तो मैम होल थोड़ा ना होगा। अरे तो मैम पाई पाई R R2 स्क्वायर, स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर ये होना चाहिए ना। वो सेम ही आएगा भाई, सेम ही आएगा भाई, क्या कैसी बातें कर रहे हो? ना मैम ये आर टू होल का स्क्वायर स्क्वायर नहीं है माइनस ये। आर वन का स्क्वायर आएगा। हाँ ठीक है, ये तुम अब वो मत फॉर्मूला मत खोल देना, -2AB वाला। ठीक है, ये लो बस। क्या आ रहा है इससे? एरिया कितना आ रहा है इसमें? इनर और आउटर रेडियस 12 माइनस हो गई। पाई। देखो पाई R2 कितना है मेरा, रेडियस 4 का स्क्वायर माइनस पाई बाहर कॉमन ले लो, ये दूसरा कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, तो जब भी तो यही आएगा पाई 4 4 जा 16 -4। अच्छा अब चेंज हो गया है, तो 16 में से 4 गए तो 12, 12 पाई आ रहा है, ये तो सही है। yes, ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, मिलीमीटर में है, मीटर में चेंज करने के लिए कितने से करेंगे? 10⁻⁻6 से। तो ये एरिया आया है। फाइनल आंसर बताओ जल्दी क्या है? एन की वैल्यू कितनी है? ये इंटीजर टाइप में आया है, देखो 2023 के। टू, वेरी गुड, सही है। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 2 आ जाएगी, सिंपल फॉर्मूले में रखना है। एन की वैल्यू इज 2, वेरी गुड। अच्छा बेटा ये वाला क्वेश्चन देखना। अच्छा इसमें तो मैंने ये वाला देखना, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बताओ। मैम ए ऑप्शन। हाँ
वेरी गुड, सेम रहेगी, है ना। तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी बेटा, डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अच्छा, मैंने तुम्हें शायद एक क्वेश्चन दिया था, वो उसका आंसर तो नहीं बताया तुमने। क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी मटेरियल पर डिपेंड करती है? देखो बताते भी नहीं हो, बताओ यस और नो में आंसर लिखो। इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर? चलो लिखो यस और नो, जल्दी करो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल डिपेंड करेगी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी बेटा आपके डायमेंशंस पे डिपेंड कर, उस पे सॉरी, रेजिस्टिविटी आपके नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, एक चीज कैसे डिपेंड करेगी, प्रूव कर सकते हो? अभी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आया था m/n(e²टाउ। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। क्या टाउ सभी के सभी कंडक्टर्स के लिए सेम रहेगा? नहीं रहेगा ना। टाउ तो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम्स से टकराएगा, उसके बीच का समय। तो हो सकता, क्रिस्टल लैटिस सभी मटेरियल की अलग होती है, केमिस्ट्री पढ़ी है तुमने, है ना। एटम्स, नंबर ऑफ एटम, ये क्रिस्टल लैटिस अलग होगी सबकी। तो टकराने का जो समय रहेगा टाउ, वो भी मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा। तो इसलिए आपकी रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करेगी, वो तो कर ही रही है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी करेगी। शायद ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी तो आता है, इसका फॉर्मूला कहाँ गया, ई टाउ बाय एम, है ना, इसमें भी टाउ आ रहा है। तो टाउ जो है वो डिफरेंट होता है सभी मटेरियल मीडियम्स के लिए। अब स्क्रीन पर एक सवाल है, ये वाला सवाल करो। क्या कह रहा है कि भाई आपके पास दो वायर हैं, सेम मटेरियल मीडियम है। अगर बेटा मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी दोनों की? सेम रहेगी, ठीक है, सेम मटेरियल है। मास भी देखो कैसा है, सेम है, रेडियस अलग अलग है। अगर ए वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 34 ओम, आपको बी का बताना है कितना आएगा। ये तुम्हारा PYQ है। चलिए करो, फॉर्मूला लिखोगे R=ρL/A। तो देखो, अगर आप इनवर्स करोगे, जैसे आप मान लो आपको RA/RB करोगे, सिंपल सी बात है, रेजिस्टिविटी सेम है, हट जाएगी। तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ A अपॉन लेंथ ऑफ B मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ B अपॉन एरिया ऑफ A। ये लिखोगे भाई, फॉर्मूला देखो, जब डिवाइड करोगे तो यही करोगे। नहीं, सी नहीं है, ध्यान से देखो। फॉर्मूला यहाँ पे है, जब भी कोई दो चीजों में रिलेशन होता है तो हम डिवाइड करते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बी कर दिया, रेजिस्टिविटी सेम थी तो हट गई। तो ये डिपेंड कर रही है। अब देखो तुम्हें भाई रेडियस गिवन है, रेडियस यानी एरिया तो गिवन है, लेंथ नहीं गिवन। तो बेटा लेंथ कैसे निकालोगे? वॉल्यूम कंजर्वेशन। हाँ हाँ सही बोल रहे हो। तो लेंथ कैसे निकालेंगे भाई? वॉल्यूम से। देखो अगर आपका मटेरियल सेम है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? सेम मटेरियल है तो डेंसिटी भी सेम होगी। तो डेंसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बी, ठीक है। डेंसिटी और ये सेम हो गए तो मैं डेंसिटी ऐसे लिखती हूँ, डेंसिटी ऑफ ए इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए वॉल्यूम। इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी। अब एक बात बताओ, मास सेम है ना इन दोनों का, तो मास से मास गया, इसका मतलब दोनों की वॉल्यूम बराबर हो गई। वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया ऑफ ए इंटू लेंथ ऑफ ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी इंटू लेंथ ऑफ बी। अब रिलेशन निकाल लो लेंथ के बेसिस पे, कितना आ गया? ठीक है, आ गया ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो देखो रेजिस्टेंस सीधा सीधा किस पे प्रोपोर्शनल हो गया? एरिया के स्क्वायर पे। बोलो ठीक है। हाँ, अब देखो ये तो एरिया पे हो गया, अब रेडियस पे निकालना होगा तो रेडियस पे 4th पावर हो जाएगा, करेक्ट। तो ये जो शॉर्टकट है ना, ये याद रखने हैं तुम्हें ऐसे, कि रेजिस्टेंस जो है एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा? इनवर्सली स्क्वायर। लेंथ पे भी कैसे करेगा? डायरेक्टली का स्क्वायर। और अगर रेडियस के टर्म्स में कराना है तो ये ऐसे करेगा। ये जो बॉक्स लगाए हैं ये फॉर्मूले अपनी नोटबुक में लिख लो।
डायरेक्ट फॉर्मूले। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर क्या आया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, अब सीधा लिख लोगे भाई क्या आया, देखो आर ए अपॉन आर बी। ठीक है, आर बी कितना है, बी की रेडियस आर है, फोर आर, आर ए की रेडियस कितनी है 2r, तो 2 टाइम्स ऑफ 4 कितना हो जाएगा भाई, कर लेना। ठीक है, r4, तो ये कट गया, आर ए की वैल्यू भी गिवन है तो आर भी निकालोगे तो यू विल गेट ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, सबका आया। प्रिंस का आंसर नहीं आ रहा, प्रिंस कहाँ गया? मैम भेज दिया आंसर। देखो मुझे बता दिया करो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारे लेंथ और ये रेजिस्टेंस और इस पे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कर लेंगे। अब देखो, अब एक ये वाला टॉपिक भी कर लेते हैं, फिर अब अगली क्लास में हम केवीएल केसीएल करेंगे। सुनो, अब आता है कि आपकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो हम लोग कैसे फॉर्मूला डिराइव करें, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देख लो। देखो क्या फॉर्मूला है, पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। यहाँ पे देखो इंपेरिकल रिलेशन है रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर के बीच में, कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे कैसे बढ़ती है, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। कैसे लिखना है तुम्हें, आर टी इक्वल्स टू, सॉरी, ये रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर नॉट 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर एट टी माइनस टेम्परेचर टी नॉट। ये इसका मतलब क्या है और अल्फा क्या है, पहले ये समझो। यहाँ पर जो तुम्हें अल्फा दिख रहा है ना, ये अल्फा क्या है बेटा, इस अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूं तो रेजिस्टिविटी के साथ क्या हो रहा है या रेजिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, वो क्या है अल्फा। अल्फा क्या बताता है, अल्फा क्या बताता है, किसका रिलेशन है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कितना बढ़ रहा है। मान लो आपके पास एक मटेरियल ए है और एक मटेरियल बी है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करती हूँ तो इसकी रेजिस्टिविटी 2 यूनिट बढ़ गई और इसकी रेजिस्टिविटी बेटा 5 यूनिट बढ़ गई। तो सिंपल सी बात, मुझे ये बताओ किसका अल्फा ज्यादा होगा, किसका अल्फा ज्यादा है? मैम बी। हाँ, बी का, क्योंकि अल्फा क्या बता रहा है कि आप कितना 1 डिग्री के टेम्परेचर बढ़ाने से कितनी रेजिस्टिविटी बढ़ रही है ना, तो जिसकी ज्यादा बढ़ रही है मतलब उसका अल्फा ज्यादा है। तो इस केस में बी का देखो, सेम टेम्परेचर बढ़ाया 1 डिग्री बट बी 5 यूनिट से बढ़ गया। ठीक है, तो इसलिए अल्फा ये रिलेशन बताता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर के राइज से कितना रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अच्छा, अब एक बार बताओ, मटेरियल के लिए या मेटल्स के लिए अल्फा इज पॉजिटिव और नेगेटिव, मेटल्स और कंडक्टर्स के लिए? पॉजिटिव। वेरी गुड, तो अल्फा का क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अल्फा पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है ना। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, करेक्ट। तो इसलिए ये क्या है तुम्हारा पॉजिटिव। अच्छा, सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव। सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। नेगेटिव। हाँ, तो इस केस में अल्फा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स, अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स। तो अल्फा क्या है, अल्फा मुझे क्या बता रहा है कि 1 डिग्री टेम्परेचर के राइज होने से मेरा रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में कितना चेंज आया। ठीक है, चेंज बता रहा है ये। अगर कम मतलब ये आया तो मतलब पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव। अच्छा, अब इन्होंने एक इक्वेशन भी बताई है। इक्वेशन क्या बताई है, देखो इन्होंने ये एक रिलेशन बताया तुम्हें रेजिस्टिविटी के बीच में। देखो, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर नॉट
1 प्लस अल्फा टेम्परेचर एट टी माइनस टेम्परेचर टी। इसका मतलब क्या है, देखो तुम्हारे पास दो चीजें हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हैं, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर टी पे, मतलब किसी टी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी इतनी है, किसी टी नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी रो नॉट है, तो और अल्फा की वैल्यू गिवन है। तो इन चार चीजों में से अगर कोई भी एक वेरिएबल नहीं गिवन होगा तो हम निकाल सकते हैं। देखो चार चीज है, मतलब ये कौन सा है, आर टी, इसका मतलब क्या है, ये वो रेजिस्टिविटी है किस टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे, जो यहाँ पे है। ठीक है, टी नॉट कौन सा है, ये वो टेम्परेचर पे है जहां पर तुम्हारी रेजिस्टिविटी रो नॉट है। तो मतलब तुम्हारे पास दो रेजिस्टिविटी है और दो टेम्परेचर है। क्लियर। तो इसमें से कोई भी एक वेरिएबल गिवन नहीं होगा तो क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे यही दिया है, देखो R1 और R2 से दिखाया हुआ है, ये किसी भी टेम्परेचर T2 पे है, ये टेम्परेचर T1 पे है। तो आप इसको ओपन करोगे तो कैसे लिखोगे, रो2 इक्वल्स टू रो1 1 प्लस अल्फा, कैसे T2 माइनस T1, बोलो ऐसे ही करोगे ना। फॉर्मूला समझ में आया, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अच्छा, अगर बेटा यहाँ पर सेमीकंडक्टर होगा तो ये प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस। माइनस। तो याद रखना, इफ यू आर यूजिंग दिस इक्वेशन फॉर सेमीकंडक्टर्स तो ये साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये रिलेशन देखो कितना बढ़िया रिलेशन है, मटेरियल कंडक्टर और सेमीकंडक्टर दोनों के लिए तुम्हें आंसर दे रहा है टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये सवाल देखो, मैं कराती हूँ, क्या कह रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस। अब ये फॉर्मूला तुम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों में यूज कर सकते हो, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर बोथ। लिख लो इसको, फॉर्मूला देखो क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर बिकेम 3 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री। तो पहला तो तुम्हें टेम्परेचर मिल गया कितना, 0 डिग्री मिल गई। अल्फा की वैल्यू गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻3। और क्या गिवन है, at what temperature the resistance of the copper wire became 3 times of its। अब मान लो 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस कितना था भाई, R। अब मान लो वो कितने पे पूछ रहा है, वो टेम्परेचर बताओ, टेम्परेचर बी बताओ जब तुम्हारा नया रेजिस्टेंस आर बी कितना हो जाएगा। मान लो इसको टी नॉट मान लो, ये आर नॉट है, वो टेम्परेचर बताओ जिसपे तुम्हारा रेजिस्टेंस 3 टाइम्स हो जाए किसके, आर नॉट के। यही पूछ रहा है देखो बेटा। तो अब तुम्हारा रिलेशन क्या होगा, R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा, क्या करोगे, T2 माइनस T1, यही करोगे। R2 कितना है, 3 टाइम्स ऑफ R नॉट, R1 कितना है, R नॉट, अल्फा गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻3, T2 कितना है वही निकालना है, T1 कितना है 0 डिग्री, तो ये तो 0 डिग्री है। सेल्सियस में पूछा है तो किस में रखोगे, केल्विन में करोगे ना। सी आ गया, सी। ठीक है, चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। तो देखो आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया यहाँ पे, 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाई बाय, देख लेते हैं ऑप्शन क्या आ रहा है। सही आया भाई, 500 डिग्री, बिल्कुल सही आ रहा है। देखो मल्टीप्लाई बाय T2, बेटा ये 1 यहाँ चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 3 माइनस 1, 2/4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻�3 इक्वल्स टू T2, यही आ जाएगा। यस मैम। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, T2 माइनस 0 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs आए हैं यहाँ से। ठीक है, PYQs भी हैं, कैसे आए हैं। ठीक है, ये वाला करिए। अच्छा ये वाला करो सॉल्व।
करो आंसर दो। गर्ल्स नहीं बोलती, पर दूसरे ग्रुप में गर्ल्स बहुत एक्टिव है, इस ग्रुप में गर्ल्स का आंसर लेट आता है। गर्ल्स तुम्हें सबसे पहले आंसर देना, श्रुति देगी आंसर। श्रुति बताइए। देखो तुम इस ग्रुप में 4 लड़कियां हो, अंजलि, खुद सोचो तुम, गर्ल्स पावर, अंजलि है और कृतिका है, श्रुति है, सुनिधि है और मनीषा है। 5 लड़कियां हो ना बस, और ध्रुवी भी है, सॉरी ध्रुवी रह गई। 6 लड़कियां हो तुम। तुम्हें ऐसे गदर मचा के रखना चाहिए ग्रुप में। ए आ रहा है मैम, अगर इसमें थर्मल एक्सपेंशन ऐड कर दे दिया तो नहीं, थर्मल एक्सपेंशन अलग है, वो अल्फा जो थर्मल एक्सपेंशन में होता है वो अलग होगा। अगर थर्मल एक्सपेंशन दे दिया तो देखो लेंथ और एरिया भी वेरी कर जाएगा। अगर टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा है ना, रो एल अपॉन ए, तो टेम्परेचर के बढ़ने से लेंथ भी बढ़ेगी और एरिया भी बढ़ेगा, तो फिर वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो नहीं देंगे इसमें। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, गलत आ रहा है भाई, गलत आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 5 ओम, R2, the resistance of 5 ohm at 50 degree and 7 at the mean temperature, then the mean temperature coefficient of resistance of the material. अल्फा पूछ रहा है तुमसे, अल्फा यही आ रहा है। देखो कैलकुलेशन चेक करो, सबका ये आ रहा है भाई, फिर तो इन्होंने गड़बड़ कर दी होगी। 5 ओम है 50 डिग्री पे, 70 ओम है 100 डिग्री पे, देन द मीन टेम्परेचर कोफिशिएंट। अच्छा, तुमने गलत कर दिया भाई, ए नहीं है इसका, तो सही है ऑप्शन, तो सही किया है इन्होंने। तुमने एक ही इक्वेशन में लिख दिया होगा R2 R1 सब, और फिर अल्फा निकाल लिया होगा फटाफट, है ना। यस मैम। हाँ भाई, 2 इक्वेशन बनाओ। ये जो टी, इसमें देखो जो यहाँ पे ये T1 और R1 है ना, ये R1 और ये T1, ये कौन सा टेम्परेचर है, ये T0 वाला टेम्परेचर है, या तो 0 डिग्री का मिलेगा या 100 डिग्री वाला मिलेगा, ठीक है। जो ये यहाँ पे आ रहा है ये R0 और T0, देखो मैंने यहाँ पे जो ये R0 T0 लिखवाया है, ये T0 R0 तुम्हारे वो टेम्परेचर है, या तो 0 डिग्री पे होगा या 100 डिग्री पे होगा, ध्यान रहे। तो R2 अब भी 0.16 आ रहा है। 2 इक्वेशंस बनाओ। हम यहाँ पे कैलकुलेशन एरर है, 500 में से 350 जाएगा तो 250 बचेगा। 2/150, एक सेकंड में देखती हूँ, Yes. डिवाइडेड बाय 150, हाँ ये तो 0.01 ही आ रहा है ना, राइट, सही कह रहे हो तुम लोग, तो यहाँ कुछ गड़बड़ है सवालों में, है ना। 2/250 होगा। भाई डी ऑप्शन ही तो है 0.1, तुम्हारा 8 कैसे आ रहा है। अच्छा तुम कह रहे हो मैम कि 2/250 आएगा। 7 में से 5 गए 2 और 500 में से 350 गए तो कितना बचा, 150 ही तो बचेगा। 500 माइनस 350, 150 ही तो आया। 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 500 अल्फा माइनस 350 अल्फा, 2 इक्वल्स टू 150 अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू, कहाँ गड़बड़ आ रही है इसमें, सही तो कर रखा है इन्होंने। कहाँ गड़बड़ हो रही है बच्चों। बेटा ये 2 इक्वेशन इसलिए बनी है क्योंकि जो ये फॉर्मूला है ना, जो ये फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग, देखो ये क्या लिखा है, R2 इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा
T2 माइनस T0, ठीक है। ये T0 कौन सा टेम्परेचर है? ये T0 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस कितना है, ये वो है ना, 0 डिग्री पे कितना रेजिस्टेंस है, ये वो वाला टेम्परेचर है। T0 हमेशा, हाँ, T0 हमेशा वो वाला टेम्परेचर रहेगा जो 0 डिग्री का रहेगा, तब हम उसमें R2 निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हें 50 डिग्री पे दिया हुआ है एक रेजिस्टेंस, तो ये आ गया तुम्हारा 5 ओम इक्वल्स टू R0, आई डोंट नो R0 क्या है, 1 प्लस अल्फा, कितने डिग्री पे है भाई ये, 50 डिग्री पे, तो 50 डिग्री लिख दिया। इसका टेम्परेचर यहाँ पे 0 होगा, इक्वेशन 1 बन गई। अब दूसरा कितने पे दिया हुआ है, 7 ओम पे, R0 कितना है नहीं मालूम, 1 प्लस अल्फा नहीं मालूम, कितने टेम्परेचर पे है, 7 ओम, 100 डिग्री पे, माइनस 0, सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ये आया 5/7, R0 से R0 कट गया, 1 प्लस अल्फा 50, 1 प्लस अल्फा 100। अब इसको सॉल्व करो, समझ आया बेटा, ये T0 इज ऑलवेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आ गया ए ऑप्शन, कि अब भी नहीं आ रहा, 5 प्लस 500 अल्फा इक्वल्स टू 7 प्लस 7 पंजे 350 अल्फा, ठीक है। हाँ, अब आ गया ना अल्फा इक्वल्स टू 0.01 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इन्होंने गलत नहीं किया, तुम एरर कर रहे थे। वेरी गुड। तो अगली बार से याद रखना कि हम जब इस इक्वेशन को लगाएंगे तो इसमें T0 इज ऑलवेज द टेम्परेचर विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, चाहे वो रेजिस्टेंस के लिए लगाओ या चाहे रेजिस्टिविटी के लिए लगाओ, ये इक्वेशन दोनों में लग सकती है, ठीक है। ओके, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे। तो अब देखो हमने क्या कंप्लीट कर लिया भाई, हमारा रेजिस्टेंस कंप्लीट है। अब हमें चलना है किस पे, केवीएल और केसीएल पे। हमारे पास अभी 15 मिनट है, मैं तुम्हें केवीएल केसीएल भी कराऊंगी, ठीक है। तो मैं दूसरी पीपीटी भी बना के रखी हूँ, स्लाइड्स हो। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाऊं, केवीएल केसीएल पढ़ लें आज, पढ़ लेते हैं, कल भी तो पढ़ना ही है। सुनो, क्या है भाई केवीएल केसीएल, हमारे पास दो ऐसे लॉ हैं, केवीएल और केसीएल, जिससे हम कभी भी कोई भी वोल्टेज, कोई भी करंट किसी भी सर्किट का आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, पहली बात कुछ बेसिक पढ़ेंगे आज, क्या पावर होती है, क्या लूप होता है, बेसिक पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, क्या क्या एलिमेंट होते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, बताओ। एक सर्किट जब बनाते हो तो क्या क्या लगता है उसमें, बैटरी लगती है और स्विच लगता है, ठीक है। अब देखो स्विच ओपन और स्विच क्लोज, इसका साइन पता है, अगर स्विच ओपन है तो कैसे लगाते हैं, ऐसे 2 डॉट, अगर स्विच क्लोज होंगे तो इसमें हम लोग ऐसे इसको बंद कर देते हैं। तो ये होता है हमारा स्विच का साइन। ओपन स्विच का मतलब है कि जैसे मान लो मेरे पास ये सर्किट है, ये मेरी वायर कनेक्ट है, यहाँ बैटरी लगाई हुई है, ठीक है। और अगर मेरा ऐसे है तो इसका मतलब क्या है, स्विच इज ओपन। ओपन स्विच का मतलब क्या है कि अभी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। स्विच क्लोज का मतलब क्या है, अब इसको यहाँ पे स्विच क्लोज कर देंगे, क्लोज स्विच हो जाएगा तो करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। ये काम होता है स्विच का, ये लिख रहा, ठीक है। करंट अगर क्लोज स्विच है तभी करंट फ्लो करेगा, अगर स्विच ओपन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो बैटरी, बैटरी क्या बैटरी का कोई काम बता सकता है कि बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम क्या होता है बेटा, एक वोल्टेज सप्लाई करती है, ठीक है, सर्किट में एक एनर्जी सप्लाई करती है जिससे चार्ज घूम सके, है वो चार्ज घुमाते हो जो एक प्लेट से दूसरी तरफ, वो चार्ज कैसे घूमेगा, बैटरी की मदद से। तो बैटरी वो एनर्जी देती है कि चार्ज घूम पाए, ठीक है। अब देखो बैटरी का एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, एक टर्मिनल होता है नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं बेटा, हाई पोटेंशियल, ठीक है। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है इसे और क्या बोलते हैं बेटा, लो पोटेंशियल, ठीक है। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मुझे बहुत सारी बैटरी कनेक्ट करनी है तो कैसे कनेक्ट करोगे, ऐसे कनेक्ट करोगे या ऐसे कनेक्ट करोगे, कौन सा डायग्राम सही है? मैम फर्स्ट नीचे वाला। वाला। ए और हाँ,
नहीं, फर्स्ट वाला। नेगेटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट करते हैं? पॉजिटिव से। दिस इज अ करेक्ट डायग्राम ऑफ बैटरी का कनेक्शन, नेगेटिव को पॉजिटिव से। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब मान लो जैसे मैंने ऐसे बैटरी बना दी बेटा, ये 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, तो टोटल ये बैटरी कितने की है? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। अब देखो ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, अब ये सारी बैटरी क्या हो जाएंगी भाई? ऐड हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने कैसे लगाई है, ये बैटरी का करेक्ट कनेक्शन है, एक नेगेटिव से एक पॉजिटिव जुड़ेगा, तो दिस इज करेक्ट कनेक्शन, तो ऐड हो गई, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर तुमने 2 वोल्ट दिया, अब यहाँ पर तो कनेक्शन ही गलत है, ये होता नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ऐसे कनेक्शन होता है, ठीक है। अब आता है रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस का काम क्या है? मान लो आपने किसी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा दिया, उसका मतलब क्या है रेजिस्टेंस का? मान लो कोई सर्किट है, वहां पे रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? जो वोल्टेज जारी है उस वोल्टेज को खाने का काम, यही तो है रेजिस्टेंस का काम। रेजिस्टेंस का काम क्या है? जैसे मान लो भाई मैंने यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर लगा रखी है, ठीक है, ये मेरी एक कंडक्टिंग वायर है कॉपर की, और मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ये 20 वोल्ट की बैटरी है और ये ए बी जो है मेरी वायर है। बेटा अभी ए बी वायर कैसी वायर है? वायर है। रेजिस्टेंस कितना होता है? अगर मैं मानूं कि रेजिस्टेंस क्या है इस वायर का? नेग्लिजिबल, क्योंकि कंडक्टर है। यस और नो? तो इसमें जो वोल्टेज होगी वो कम ड्रॉप होगी। अगर मान लो मैं यहीं पे एक रेजिस्टेंस लगा दूं, अब ये रेजिस्टेंस क्या करेगा? जो ये वी वोल्टेज है इसका कुछ पार्ट खुद खा जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज जैसे ही वोल्टेज मतलब किसी रेजिस्टेंस से कोई वोल्टेज पास होगी, तो ये कोई करंट पास होगा, तो ये करंट में से क्या करेगा? कुछ ना कुछ वोल्टेज अपने पास ड्रॉप करा देगा। तो देखो क्या लिख रहा है, लोड रेजिस्टेंस इज एन पार्ट ऑफ द सर्किट दैट कंज्यूम मोर पावर। मोर पावर का मतलब है ज्यादा वोल्टेज खाने का काम करेगा। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा केवीएल और केसीएल की। बहुत इजी है, समझ के देखो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। केवीएल और केसीएल दो आपके पास लॉ है, केवीएल और केसीएल, ठीक है। पहले आप बात करते हैं कि नोड्स क्या होती हैं। बेटा सबसे पहले बात करते हैं नोड क्या होती है। देखो मान लो तुम्हारे पास एक ये सर्किट बना रखा है मैंने, ठीक है बेटा। नोड वो जैसे ये पॉइंट है ना, ये नोड है, ये पॉइंट है ना, ये नोड है। इसका मतलब क्या है? नोड वो है जहां पर 2 से ज्यादा ब्रांचेस हो, 2 और मोर, 2 नहीं 2 से मोर ब्रांचेस, ठीक है। अब देखो जो ये पॉइंट ए है बेटा, यहां से कितनी ब्रांच कनेक्ट है? 1 2 और 3, 3 है ना। तो ये जहां पर आपके 2 से ज्यादा हो ब्रांचेस, उस पॉइंट को बोला जाता है नोड। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर कितनी ब्रांच है बेटा? 1 2 और 3, इसको क्या बोलोगे? नोड बोलोगे। बोलो क्लियर है? मान लो अगर ये इस तरीके का सर्किट होता, बताओ बेटा इस सर्किट में कितनी ब्रांचेस हैं? विच पॉइंट इज ब्रांच? मतलब नोड, नोड किस पॉइंट को बोलेंगे आप? BD। बी और डी। डी और बी पॉइंट पे कितनी ब्रांच आ रही है? 1 ब्रांच, 2 ब्रांच और 3 ब्रांच। अगर आपके पास 2 ब्रांचेस से ज्यादा ब्रांच है, वो पॉइंट नोड कहलाया जाएगा। डी पे भी 1 2 3, तो 3 ब्रांचेस है, कनेक्टेड है, मतलब दिस इज अ नोड। सी नोड नहीं होगा, राइट, क्योंकि यहाँ सिर्फ कितनी है? 1 ब्रांच और 2 ब्रांच। तो जहां पर 2 ब्रांच हो उसको नोड नहीं बोलते। क्लियर है? बोलो ठीक है। यस मैम। अब देखो केसीएल क्या होता है बेटा, बहुत इजी लॉ है, फर्स्ट ही क्लास में बताया था मैंने। क्या अगर यहाँ से बेटा 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहाँ से अगर 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो बताओ अगर यहाँ एक वायर होगी उससे कितना करंट जाएगा? कितना जाएगा? 6 एम्पियर। 6 एम्पियर। बेटा यही क्या है? करंट लॉ। यही है तुम्हारा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, जिसे आप बोलते हो किरचॉफ्स करंट लॉ। ये क्या कहता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर नोड से
जितना करंट आ रहा है ना उतना ही करंट जाएगा। तो मान लो ये तुम्हारी ए नोड है, इस नोड से आने वाला करंट कितना है भाई, आई इन इक्वल्स टू आई आउट होगा। ये हमेशा हर एक नोड पे आप लगा सकते हो कि किसी भी एक नोड पे जितना करंट आ रहा है उतना करंट वापस जाएगा। तो देखो आ भी बेटा 6 एम्पियर रहा है और जा भी कितना रहा है, 6 एम्पियर। तो यही बस इतना ही कहता है ये किरचॉफ्स लॉ। और ये किस कंजर्वेशन पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे बेटा, कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। तो टोटल करंट और चार्ज कंजर्वेशन पे तुम्हारा ये लॉ बेस करता है। क्या कहता है कि आई आउट इक्वल्स टू आई इन, या फिर अगर इसको यहां ले आओ तो क्या कर दोगे भाई, आई आउट प्लस आई इन सब किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। देखो भाई साइन के बराबर ले रहे हो ना, 6 एम्पियर इक्वल्स टू 6 एम्पियर। अगर इसको मैं यहां उठा लाऊं -6 तो ये किसके बराबर हो गया, 0 के। और क्या लिख सकते हो, सिग्मा ऑफ करंट, एक टर्मिनल पे जितना करंट आप विद साइन लगाओगे वो सब किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। सिग्मा, जैसे सिग्मा ये टोटल है करंट का, ठीक है, तो विद साइन लेना। जैसे इनकमिंग करंट है उसको क्या ले लोगे, पॉजिटिव। देखो जैसे लिखो यहाँ पे इस नोड पे आई टोटल लिखना है तो बेटा +2 क्योंकि इनकमिंग करंट है, 4 भी +4। आउटकमिंग करंट के क्या साइन ले लोगे फिर, नेगेटिव। तो अब इसको क्या लिखोगे, -6 एम्पियर। तो बताओ ये 0 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट या फिर टोटल करंट। बट इसमें फिर साइन का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो करंट आ रहा है उसे पॉजिटिव और जो चला गया वो नेगेटिव। बोलो, रहेगा याद, बोलो। यस मैम। अभी तक तो कुछ इतना डिफिकल्ट था ही नहीं कि जो करंट आ रहा है उतना ही करंट वापस जाएगा, ठीक है। बस इतना समझो, जो करंट आया उतना वापस जाना है। अच्छा, अब मुझे मेरे बेटा जी इसमें मुझे बताओ आई की वैल्यू क्या है। दिस इज आई। देखो 2 एम्पियर बेटा यहां से आया, ये हमारा एक नोड हो गया, करेक्ट। 2 एम्पियर यहां से आ रहा है, 2 एम्पियर यहां से आ रहा है, तो बेटा इसमें कितना जा रहा है, 4 एम्पियर। अब देखो यहाँ पर इस नोड पे कितना पहुंचा, 4 एम्पियर पहुंच गया। अबे सुन तो लो, यहाँ 4 एम्पियर पहुंच गया, 1 एम्पियर यहाँ चला गया, तो इस वाली ब्रांच में कितना आया, 3 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ 3 एम्पियर पहुंच गया, और अगर इधर 1.3 चला गया तो इधर कितना जाएगा, 3 में से 1.3 घटा दो, तो यानी 2.7 आ रहा है ना, 3 में से 1.3 गए तो 3 में से 1.3 गया तो 1.7 आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये कहता है आपका जंक्शन लॉ, सॉरी केसीएल। तो बेटा आपको केसीएल किस पे लगाना है, नोड्स पे, ठीक है। जैसे मैंने नोड बनाई है ना, ये नोड्स पकड़नी है आपको ऐसे, ठीक है। चलो एक और करें, ये वाला करो। आई की वैल्यू बता, कोई किसी का चेपेगा नहीं, डन डन लिखना है सबको, मैं पूछूंगी, आंसर मत लिखो, डन 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 ऐसे लिखो। सुनिधि कहाँ चली गई, 2 मिनट्स। वे भाग भाग रहे हो तुम लोग, तो बेकार बच्चे। सुनिधि भी चली गई, देखना। चलो करें क्या इस क्वेश्चन को, देखो बेटा तुम्हें नोड्स पकड़नी है, ये वाली नोड है, ये नोड है, ये नोड्स है, और एक ये नोड है। तो एक बार बताओ, देखो यहां से इस ए नाम दे लेते हैं वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ए बी सी डी।
ए पे कितना करंट आ रहा है? ए वाली नोड पे टोटल करंट कितना आ रहा है? ए नोड पे 8 और 15 23 एम्पियर है ना। तो बेटा इससे निकले, इससे जाएगा भी कितना? 23 एम्पियर। 23 अब बी वाली नोड पे देखो टोटल कितना आ रहा है? 23 और 3 26। यहाँ कितना करंट आएगा भाई? 26 एम्पियर। ठीक है, अब देखो अब क्या बचा आपका? सी वाला। सी पे देखो, सी पे बेटा 5 एम्पियर आ रहा है और 8 जा रहा है। अच्छा ठीक है, इसमें डायरेक्शन देखते हैं। डी पे आओ, डी में 26 इधर आया तो यहाँ कितना जाएगा? कि यहाँ 8 बना होगा, 3 एम्पियर। देखो भाई इसमें सी नोड पे देखो 5 इधर से आया और 8 जा रहा है, तो इसका मतलब 3 एम्पियर इधर आया होगा ना डायरेक्शन। मैम। ये देखो डायरेक्शन इन्होंने बनाई हुई है, तो इसका मतलब 3 एम्पियर यहाँ आया है। तो ये कितना एम्पियर हो गया भाई? 26 में से 3 यहाँ चला गया तो यहाँ कितना आया? 23 एम्पियर। 23 ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको नोट्स पकड़नी है, पकड़ लेंगे। ठीक है, तो बस यही करना है। और अगली क्लास में हम लोग केवीएल पढ़ेंगे अच्छे से। तो आई थिंक इस चैप्टर में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, केवीएल और केसीएल लगाने में बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलो, इजी चैप्टर है, बहुत इजी, कुछ इसमें है नहीं खास। चलो बाय एवरीवन।